हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो कंटेंट है ये पीडब्ल्यू के हैंड रिटन नोट्स हैं जो नीट के लिए, जेई के लिए या नर्सिंग एंट्रेंस या जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जो 12th लेवल जिनमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या 11th-12th की फिजिक्स आती है उन सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जैसे ही आप यहाँ से इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 1 घंटे में अपन यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इस टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करें ताकि कॉन्सेप्ट में अच्छी क्लैरिटी आए। देखो, फिजिक्स को पढ़ने का एक ही रूल है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इस लेवल की होनी चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस लेवल की होनी चाहिए, उससे फिर आपका थ्योरी पढ़ने से कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा ना, आपके ऑटोमेटिक थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं तो देखिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ ए बॉडी या इनर्शिया। मतलब बॉडी की जो स्टेट है उसको अपन इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती क्या है? स्टेट ऑफ ए बॉडी। वी डिफाइन फिजिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। हम जो है ना वी डिफाइन फिजिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी है उसकी फिजिकल जो स्टेट है उसको हम किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी की हेल्प से डिफाइन करते हैं। देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट किसी को कहते हैं? जब वेलोसिटी 0 हो तो उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उसकी स्टेट को डिफाइन करना हो तो आप किसकी हेल्प से डिफाइन करोगे? वेलोसिटी से। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसके बाद में एक छोटी सी टर्म आती है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो, जो इनर्शिया होती है ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। अब ये क्या करती है? डज नॉट हैव यूनिट। देखो, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है। ये कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है। और इनर्शिया जो होता है ना वो डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया जो है ना डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये बताया नहीं कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया जो है ना, इनर्शिया इसका जो मीनिंग होता है रेसिस्टेंस टू चेंज। इसका जो इनर्शिया का फिजिकल, अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखोगे ना आप वर्ड, तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब जो अवस्था में परिवर्तन को मतलब जो परिवर्तन का विरोध करे। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब जो चेंज को क्या करे? अपोज करे, कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज चेंज ऑफ स्टेट। मतलब ऐसे कह सकते हैं इनर्शिया क्या है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो चेंज ऑफ स्टेट या अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, उसको अपन इनर्शिया कहते हैं ना। देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स इज एनीथिंग दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग एंड चेंज डायरेक्शन और चेंज इट्स शेप। देखो, फोर्स क्या होता है? वो ऐसी चीज़ होती है दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, जो क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? मूव कराती है। मूव करने से स्टॉप करती है, चेंज डायरेक्शन को चेंज करती है, चेंज इट्स शेप, इस शेप को भी क्या करती है? चेंज करती है। देखो, टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर बात करी जाए तो 2 टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसमें क्या होता है? रिक्वायर्ड फिजिकल टच, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, स्प्रिंग हो गया, नॉर्मल फोर्स है। तो ये कैसे फोर्स हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें फिजिकल जो टच है वो जरूरी होता है। फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, स्प्रिंग हो गया, नॉर्मल फोर्स, ये कैसे फोर्स हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। इसके बाद में दूसरा आता है डिस्टेंस फोर्स। दूसरा कौन सा आता है? डिस्टेंस फोर्स। देखो, एक्ट्स ओवर ए डिस्टेंस विदाउट टचिंग। ये एक डिस्टेंस पे काम करता है बिना टच किए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये कैसे फोर्स है? डिस्टेंस फोर्स है। देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं वेट क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं वेट। वेट इज हाउ स्ट्रोंगली ग्रेविटी पुल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो कि वेट क्या होता है कि हाउ स्ट्रोंगली ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जो है ना कितना स्ट्रोंगली पुल करती है, उसी को अपन वेट कहते हैं ना। तो देखो, दैट्स वाई थिंग्स fall to ground when dropped
फॉर्मूला ऑफ, हाँ देखो देखो, दैट्स वाई थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड वैन ड्रॉप। देखो इस वेट के कारण ही जो है ना, जो चीज़ें हैं, थिंग्स फॉल टू ग्राउंड, जो चीज़ें ज़मीन पे गिरती हैं, टू द ग्राउंड वैन ड्रॉप, जब छोड़ा जाता है। वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। वेयर एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी इज द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एम तो क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन है, या एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है कि जैसे व्हेन यू प्लेस ए बुक ऑन ए टेबल, द टेबल pushes on the book with the force equal and opposite to the weight of the book. This push is the normal reaction. देखो क्या कहता है कि when you place a book on the table, जब आपने किसी टेबल पे एक बुक रखी, the table push up on the book with force equal and opposite to weight. तो बुक जो टेबल है ना, बुक को पुश करेगी अपोजिट इक्वल फोर्स से, और अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुश करेगी, जो उसके वेट के बराबर होगा। और इस पुश को ही क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लो ये बुक है आपकी, जैसे मान लो ये आपकी बुक है, अब आपने इसको ज़मीन पर रख दिया, तो इसका वेट कितना है, एम जी। अब इस एम जी के बराबर जो भार है, एम जी के बराबर जो है ना, इसके ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको अपन नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन इज द फोर्स, टेंशन वो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए रोप, स्ट्रिंग और केबल व्हेन इट इज पुल्ड टाइट। देखो टेंशन जो होता है एक फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट, जब हमेशा प्रेजेंट रहता है, कब रहता है, किस में प्रेजेंट रहता है, रोप में, रस्सी में, स्ट्रिंग में या केबल में। व्हेन इट इज पुल्ड टाइट, जब इसको अपन कस के पकड़ते हैं। इट इज ए रिएक्टिव फोर्स मीनिंग इट रेस्पॉन्ड टू अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रोप। देखो ये जो टेंशन जो होता है ना, एक रिएक्टिव फोर्स होता है, ये किसको रेस्पॉन्ड करता है, अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप, जो रोप पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको रेस्पॉन्ड करता है। जैसे ये आपको रोप दिख रही है, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ये आपको रोप दिख रही है रस्सी, और इस पर आपने एम मास इस पर लटका दिया, तो इस पर जो टेंशन है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, और ऊपर का जो सिरा है इस पे नीचे की तरफ रहेगा टेंशन। देखो की पॉइंट्स हैं अबाउट टेंशन के बारे में, कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स अबाउट टेंशन, टेंशन ऑलवेज पुल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप और स्ट्रॉन्ग। देखो टेंशन ऑलवेज पुल्स अलोंग द लेंथ ऑफ रोप और स्ट्रिंग, जो लेंथ होती है ना उसके अबाउट, उसकी डायरेक्शन में टेंशन ऑलवेज पुल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप और स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग या रोप की जो लेंथ होती है उसके अलोंग लगता है, ऐसे कह सकते हैं अपना टेंशन, है ना। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंशन इज नॉट ए एक्टिव फोर्स, टेंशन इज नॉट एन एक्टिव फोर्स, इट एग्जिस्ट बिकॉज अदर फोर्स आर एक्टिंग। देखो टेंशन जो होता है ना एक एक्टिव फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, इट एग्जिस्ट बिकॉज अदर फोर्सेज आर एक्टिव, जब दूसरे फोर्स एग्जिस्ट होते हैं तभी लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हेन रोप पासेज ओवर ए मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली, द टेंशन इन द रोप रिमेन्स द सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ। देखो व्हेन रोप पासेज ओवर ए मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली, तो देखो जब कोई आपकी रस्सी है ना किसी मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरती है, तो टेंशन इन द रोप रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लेंथ, तो उसकी पूरी जो रस्सी उसमें टेंशन की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। नेक्स्ट बात क्या कर रहा है कि इफ द टेंशन फोर्स ड्रॉप्स टू जीरो, जब टेंशन की वैल्यू है जीरो हो जाए, कैसे, द रोप बिकम स्लैक एंड नो लॉन्गर पुल। जब टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाए ना, तो उसका मतलब होता है जो आपकी जो रोप बिकम स्लैक, आपकी जो रोप है वो स्लैक हो जाएगी, नो लॉन्गर पुल्स, अब उसमें कोई आप इससे आगे अपन उसको खींच नहीं सकते ना। अब देखो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अपन बात करते हैं, कुछ टेंशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने डिस्कस कर लिया। पहला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि नो एक्सटर्नल नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन द सेम फिजिकल स्टेट।
नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट। देखो कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि नो एक्सटर्नल नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सेम फिजिकल स्टेट। मतलब आपको सेम फिजिकल स्टेट में किसी बॉडी को रखना है तो उसके लिए नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नेट फोर्स रिक्वायर्ड, तो आपको नेट फोर्स रिक्वायर्ड होगा कब, टू चेंज द फिजिकल स्टेट, जब फिजिकल स्टेट को चेंज करना है। तो क्या कहना चाह रहा है, फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ए इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो एफ नेट इक्वल्स टू भी क्या होगा 0, तो बॉडी क्या है रेस्ट में रहेगी। देखो एफ नेट इक्वल्स टू 0 है ना, तो जैसे मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 है तो ए इक्वल्स टू 0 होगा। सॉरी, देखो अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलेरेशन 0, तो उस पर एफ नेट इक्वल्स टू 0। तो या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्सेलेरेशन 0 और एफ नेट इक्वल्स टू 0, या तो वो यदि रेस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, रेस्ट में तो रेस्ट ही रहेगा। देखो आगे क्या कह रहा है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है। द लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। देखो इनर्शिया ऑफ बॉडी है ना, उसके मास पे डिपेंड करता है। यदि मास लार्जर है तो बॉडी का जो इनर्शिया हो वो भी क्या होगा, लार्जर होगा। अब देखो किसी स्प्रिंग को रीड करना कैसे, रीडिंग ऑफ ए स्प्रिंग। देखो फॉर आइडियल स्प्रिंग रिप्लेस बाय द स्ट्रिंग एंड फाइंड टेंशन दैट विल बी इक्वलेंट टू स्प्रिंग फोर्स। देखो कोई भी आइडियल स्प्रिंग है ना, उसको आप स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो और उस स्ट्रिंग के अंदर जितना टेंशन होगा ना वो स्प्रिंग फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पे वही बात लिखी है कि जैसे आपने टेंशन निकाल लिया उसको बराबर KX कर दो। कोई भी आइडियल स्प्रिंग होगी तो उसका जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा ना। देखो आइडियल स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। जो आइडियल स्प्रिंग है उसके सभी पॉइंट्स में ना फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखो फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए कैसे क्या काम करेगा, देखो फॉर स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड टेंशन इन इट इज द सेम एवरीवेयर, however if the string has a mass tension at different points will be different। देखो if the string is massless, यदि स्ट्रिंग जो है ना मासलेस है तो टेंशन इट इज़ द सेम एवरीवेयर। जब आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तो सभी जगह टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इफ़ स्ट्रिंग हैज़ मास, जब उसमें मास है तो टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज 0। देखो ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज 0। देखो जब इस पे लगने वाले जो सभी फोर्सेज उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स द बॉडी विल स्टे एट रेस्ट और मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। जब सभी फोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये होगा या तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। अब देखो आगे अपन बात करें मैथमेटिकली, इफ़ यू एड अप ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड देयर सम इज 0, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। देखो मैथमेटिकली अपन बात करें, इफ़ यू ऐड ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड देयर सम इज 0। यदि देखो आपने किसी बॉडी पे F1 F2 F3 F4 जैसे सब बल लग रहे हैं और सबका जो सम है 0 है, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपकी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखो एग्जांपल की बात करें, कंसीडर टू फोर्सेज F1 F2 एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहे हैं F2 और F1। और देखो इफ़ द पार्टिकल टू बी इन, देखो फॉर द पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम, आपका जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, दीज 2 फोर्सेज मस्ट बी कैंसिल ईच अदर आउट। ये जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। दिस मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज मस्ट बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज, इन सभी बलों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखो इससे आगे अपन बात करें, F1 प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी वो पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। देखो इससे आगे अपन बात करें,
इफ F1 इज पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन F2 मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो F1 जो है ना एक डायरेक्शन में है, F2 जो होगा ना उस कंडीशन में क्या होगा, अगर F1 प्लस F2 जीरो है तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, और पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, काम करेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं लामी थ्योरम की। देखो लामी थ्योरम देखो कब काम करती है, इफ़ थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम। देखो जब किसी बॉडी पे है ना किसी पार्टिकल पे है ना तीन फोर्स काम कर रहे हैं और कीप इट इन इक्विलिब्रियम, और इसको क्या रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। देखो तब लामी थ्योरम क्या करती है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, प्रत्येक जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। देखो क्या होगा, ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। अगर दूसरे जो दो फोर्सेज है उसके साइन के एंगल के जो साइन है, या कह सकते हैं साइन थीटा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा दूसरे दो कोणों के। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टिकल है यहाँ पे, इस पे F1 ऊपर की तरफ, F2 इधर, F3 इधर। F1 के सामने का एंगल अल्फा, F2 के सामने का एंगल बीटा, F3 के सामने का एंगल गामा। तो देखो ये क्या कहता है लामी थ्योरम, देखो F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा। यही क्या है आपकी लामी थ्योरम है। देखो नोट डाल के लिखा है, व्हेन F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा, और यहाँ पे कंडीशन है कि तीनों जो फोर्सेज हैं इनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो फाइंड द टेंशन इन द वायर, इस जो वायर आपको दिखाई दे रहा है इसमें वायर में आपको टेंशन निकालनी है। देखो सबसे पहले है ना आप लामी थ्योरम लगा के भी है ना टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद का भी सॉल्यूशन लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये इधर जो है ना ये अपन ने ऐसे लाइन खींच ली, देखो ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और देखो ये 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से देखेंगे ना इधर तो सारे एंगल कितने हो गए 150, और ये हो जाएगा 90 प्लस 30। देखो 90 प्लस 60 करेंगे इसको 90 प्लस 30, क्योंकि अपन को 150 आने के बाद में भी ब्रेक तो करना ही है। तो देखो लामी थ्योरम लगाएंगे, देखो इधर तो 150 था, अभी बताया आपको इधर 120 है, इधर अभी बताया था ना 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, और mg नीचे की तरफ ये है ना। अब देखो लामी थ्योरम लगाएंगे, देखो T1 बटे साइन 120। देखो जैसे ये जो T1 है इसके सामने एंगल कितना है, देखो T1 बटे साइन 120 बराबर T2 के सामने का एंगल 150 साइन 150 बराबर T3 बराबर ये हो जाएगा W 50 हो जाएगा बटे साइन 90, ऐसे कर लेंगे। अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना है। देखो T1 बटे साइन 120, T2 बटे 150 बटे साइन 90, तो इसको सोल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू 25 न्यूटन आ जाएगी। दूसरा जो मेथड है ना इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो लामी थ्योरम में कई बार एंगल निकालना मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे ये इधर T है ना, ये T, तो इधर तो आ जाएगा इसका T कोस थीटा, T कोस 30, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा T साइन 30। अब ये T साइन 30 जो है ना mg के बराबर है, तो T साइन 30 बराबर T2 साइन 30 बराबर हाँ ये T2 साइन 30। अब देखो इसको भी करेंगे, इधर 60 है तो T1 कोस 60, और ये ऊपर हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, T1 साइन 60। अब देखो T1 साइन 60 प्लस T1 साइन 30 जो है ना mg के बराबर आएगा,
इसको कंपोनेंट में डिजोल्व करके भी आप इजीली आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या कह सकते हैं जो T1 को 60 बराबर, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लामी थ्योरम से भी कर सकते हैं आप, है ना। देखो क्वेश्चन है कि आपको ना, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे T1 T2 T3 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो सबसे पहले है ना, नीचे जो टेंशन नोट T1 है, और T1 के नीचे कितना भार है, 20 kg है, तो 20 G हो जाएगा। G की वैल्यू 10 रखेंगे तो 200 न्यूटन। अब T2 की वैल्यू निकालेंगे, T2 देखो T2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए देखो 30 और 20 कितना हो गया, 50, तो 50 और तो 500 न्यूटन हो जाएगा। 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 500 न्यूटन आ जाएगा। अब T3 निकालना हो तो इसके नीचे कितने मास है, 40, 30, 70 और 20, 90, तो 90 को 10 से गुणा कर 900 न्यूटन हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम से बन जाएगा, कुछ भी खास नहीं है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है बिटवीन 10 kg एंड 20 kg, 10 kg और 20 kg के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है ना, वो उतना ही होता है जितना ऊपर वाला अपने पे लगाता है। जितना ये ऊपर वाले अपने पे कितने लगाएंगे, 130 सॉरी 10 और 3 13 न्यूटन होगा। 13 इंटू जी करेंगे 10, तो 130 न्यूटन लगाएगा नहीं ऊपर वाले, तो ये इस पे 130 न्यूटन लगाएंगे, तो ये भी इस पे कितना लगाएगा, 130 न्यूटन लगाएगा। तो देखो मेक फ्री बॉडी डायग्राम, 13 kg ऊपर की तरफ है तो 13 kg है ही, है ना, तो 130 न्यूटन नीचे लगाएगा। mg भी 30 है तो 130 न्यूटन हो जाएगा ना। बहुत ही सिंपल सा है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m लेंथ l इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, देन टेंशन इन द रोप एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। देखो यहाँ से क्या है, ए यूनिफॉर्म rope of mass small m and length capital L fixed at one end and vertically from rigid support from the tension, vertically from rigid support। देखो देखो जैसे ही आपकी ये रोड आपको दिख रही है ना, जिसका मास कितना है, यूनिफॉर्म रोप रस्सी है, सॉरी ये रस्सी है, लेंथ कितनी है, एल है, फिक्स्ड एट वन एंड, एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, लंबवत लटकी हुई है। देन टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम रिजिड से, मतलब इससे एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा है, तो इसका जो देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन जो डी है ये हो जाएगा, mg बटे कैपिटल L इंटू L माइनस एक्स। अब देखो ये जो है ना, अपन वैसे चेक भी कर सकते हैं, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं ना। यदि x बराबर 0 कर दिया आपने, तो देखो t बराबर mg, टेंशन की वैल्यू यही होनी चाहिए, सी बात है। और इफ़ x बराबर L कर दिया, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन, तो 0 ही होगा, क्योंकि उसके नीचे तो कोई मास है ही नहीं। तो यहाँ पे L बराबर x करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ए मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक, मतलब एक तख्ते पे खड़ा हुआ है, ऑफ मास कैपिटल M, आदमी का मास स्मॉल m है, प्लैंक का मास कितना है, कैपिटल M है। आगे क्या कह रहा है, ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फिक्स स्मूथ पुली। देखो एक साइड में आदमी खड़ा है, अभी चित्र भी आपको दिखाएंगे पूरा, और पुली जा रही है ऐसे ना, और ये तख्ते पे खड़ा है ना। कह रहे ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फिक्स्ड स्मूथ पुली, एक फिक्स स्मूथ पुली से ना एक स्ट्रिंग जा रही है। कनेक्टेड स्ट्रिंग पुली कनेक्ट मैन एंड प्लैंक, जो मैन और आदमी और प्लैंक को क्या करती है, कनेक्ट करती है। फाइंड टेंशन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। फाइंड टेंशन फोर्स निकालना है, एक्सर्टेड बाय द मैन, आदमी के द्वारा लगाया गया, ऑन द स्ट्रिंग पर, टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए। अब मैन और प्लैंक का, तो आप देखते हैं ऊपर की तरफ देखो, टी इधर से लगेगा, टी इधर से, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे 2t फोर्स लगेगा,
और नीचे देखो, नीचे की तरफ कौन सा, यहाँ पे मैन का मास स्मॉल एम, प्लैंक का मास कैपिटल एम। तो इसके इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा ना, इस पे देखो प्लैंक जो है ना, प्लैंक कितना लगाएगा, कैपिटल एम, और इसका मास एम स्मॉल एम, और दोनों का जी करेंगे तो ये नीचे की तरफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आसान सा है, 2T बराबर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो टी बराबर देखो एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। तो ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। देखो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट फॉलिंग डाउन, फाइंड नॉर्मल फॉर रिएक्शन बिटवीन देम। देखो, दो ब्लॉक आपको दे रखे हैं ना, इनको रेस्ट से मतलब ऊपर से रिलीज किया जाता है और फ्रीली ये मूव कर रहे हैं, मतलब तो इस पे भी देखो नीचे की तरफ एम जी लगेगा, इस पे भी नीचे की तरफ, मतलब इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, इसमें सबसे पहले अपन मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, मतलब कोई भी जो बॉडी है उसमें मोशन की कितनी क्वांटिटी है। देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, किसी बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी है उसी को अपन मोमेंटम बोलते हैं। तो पी वेक्टर बराबर एम वी वेक्टर, मोशन वेलोसिटी और मास का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसको बोलते हैं मोमेंटम। देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है पैरेलल टू वेलोसिटी। और जो मोमेंटम जो होता है ना, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, मतलब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। अब देखो, मोमेंटम से है ना, आप कैसे फोर्स पे जाओगे, फोर्स से मोमेंटम पे कैसे आओगे। अगर आपको फोर्स दे रखा है और आपको आपको मोमेंटम दे रखा है और फोर्स निकालना है, तो F इक्वल्स टू dp/dt। तो कह सकते हैं मोमेंटम और टाइम जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको फोर्स दे रखा है और मोमेंटम पे आना है तो डेल्टा पी बराबर एफ डी टी हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर एफ डी टी। तो ऐसे कह सकते एरिया अंडर फोर्स टाइम जो ग्राफ है, इसका स्लोप तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ फोर्स टाइम जो ग्राफ है, एरिया अंडर फोर्स टाइम जो ग्राफ है उसको तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम में चेंज को। और ऐसे कह सकते हैं कि मोमेंटम और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, इससे आगे अपन बात करें कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट क्या कहता है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। देखो, F इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स एंड अकर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स होता है किस डायरेक्शन में होता है, या मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ एवरेज इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तो देखो, आपकी अगर टाइम पे डिपेंडेंस पूछ ले, एफ एवरेज की टाइम पे डिपेंडेंस तो विद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। और अगर आपकी एफ एवरेज की वैल्यू मोमेंटम पे डिपेंडेंस देख ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो, एफ एवरेज इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी वैक्टर बटे डेल्टा टी वैक्टर, ये एवरेज फोर्स होता है। इसके बाद में देखो, यहाँ पे अपन आगे देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। देखो, एफ फैक्टर इक्वल्स टू होता है d/dt और p की वैल्यू होती है m इंटू वी। तो एक बार देखो, m को अपन कांस्टेंट रखेंगे, आगे लेंगे तो v का करेंगे तो m dv/dt, और अब अपन v को काम आगे लेंगे तो v dm/dt आ जाएगा ना। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जब आपका m कांस्टेंट है, तो dm/dt क्या हो जाएगा, dm/dt जीरो हो जाएगा ना। तो m कांस्टेंट हो तो dm/dt की टर्म, ये पूरी टर्म जीरो, ये तो m ऐसे कैसे dv/dt जो है ना एक्सीलरेशन बन जाता है।
तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू ए हो जाएगा। जब आपका v कांस्टेंट है ना तो ये टर्म जो है ना डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगी। तो देखो जब m कांस्टेंट है तो f बराबर आपका क्या जाएगा एम ए। जब v कांस्टेंट है जिसको अपन वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं डी वी बाई डी टी जीरो, तो आपका जो फोर्स की जो वैल्यू जाएगी v वेक्टर डी एम बाई डी टी। तो ये वेरिएबल जो मास सिस्टम का जो एग्जांपल होता है वो रॉकेट प्रोपल्शन होता है, जिसको रॉकेट नोर्दन बोलते हैं हिंदी में ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। पहली बात है कि बॉल रिबाउंड, जैसे मान लो बॉल रिबाउंड विद सेम स्पीड, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। जैसे मान लो कोई बॉल है किसी रिजिड जो सरफेस है या रिजिड वॉल है इससे टकराई और रिबाउंड कर रही है सेम स्पीड से, तो जाते समय मोमेंटम कितना एम वी और आते समय माइनस एम वी। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो कितना आएगा, तो 2 mv के बराबर हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द सरफेस, सरफेस की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वही है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉल चेंज डायरेक्शन परपेंडिकुलर विद सेम स्पीड। जब बॉल जो है ना डायरेक्शन को चेंज करती है परपेंडिकुलर विद सेम स्पीड, तो देखो जैसे मान लो बॉल चेंज डायरेक्शन परपेंडिकुलर विद सेम स्पीड, जैसे मान लो ये है और बॉल चेंज डायरेक्शन परपेंडिकुलर विद सेम स्पीड, तब उस कंडीशन में मोमेंटम में जो चेंज होगा ना तो वो जो आपको ध्यान रखना है √2 mv। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बुलेट प्लेट इक्वेशन। जैसे ये आपको प्लेट दिखाई दे रही है, इस पे बुलेट मास आपने इस पे कि यार इससे टकरा के वापस आ गई, तो कितना फोर्स लगाएगी ये प्लेट पे, तो यदि रिबाउंड करे तो है ना, तो 2n mu डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी है ना, मतलब आपने कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स इस पर कितनी फायर की हैं, कितने समय के लिए फायर की हैं, और मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा 2n mu के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, इस पर लार्ज अमाउंट का जो फोर्स है बहुत ही इन्फिनिटेसिमल टाइम के लिए लगाया जाए तो उसको अपन बोलते हैं इम्पल्स। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स जो है ना वो किसके बराबर होता है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। देखो आई बराबर डेल्टा पी, मोमेंटम में जितना चेंज आएगा वो इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आप देख सकते हैं आई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर डॉट डी टी, आई बराबर एफ वेक्टर डॉट डी टी डेल्टा पी बराबर एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। देखो यदि आपका फोर्स और टाइम जो है ना, फोर्स है ना वेरिएबल है तो एफ डी टी करेंगे, ये डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। अब फोर्स आपका कांस्टेंट है तो एफ एवरेज डेल्टा टी ये इसके बराबर हो जाएगा। इम्पल्स इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इम्पल्स क्या होता है, आई बराबर एफ डेल्टा टी होता है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फोर्स किसी पे काम करे उसको बोलेंगे इम्पल्स, है ना। इट इज रिप्रेजेंट्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर होता है, मोमेंटम में चेंज के बराबर होता है ना। इसके बाद में जो मोमेंटम में जो प्रॉपर्टी होती है ना वही सारी चीज़ें इसकी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट होती है किसकी, इम्पल्स की। इसके बाद में टोटल इम्पल्स, देखो द टोटल इम्पल्स फॉर ए फोर्स अप्लाइड ओवर ए टाइम इंटरवल t1 to t2 कैन बी फाउंड बाई कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर दैट इंटरवल। देखो आपको टोटल इम्पल्स निकालना है फॉर द अप्लाइड फोर्स, किसी अप्लाइड फोर्स के लिए टाइम इंटरवल दे रखा है t1 से t2 कैन बी फाउंड, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर दैट इंटरवल। उस इंटरवल के लिए फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही क्या होगा, इम्पल्स होगा। फोर्स हो गया, इधर हो गया टाइम, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा ना, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है ना
वही इम्पल्स के बराबर होता है। अब देखो, जैसे मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, आपसे बोल दे कि कोई पार्टिकल है वो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे टकराता है और ऐसे रिबाउंड होके जाता है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसके जो मोमेंटम में जो चेंज होगा 2mv cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये इस दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा, तो अपन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा एफ ऑन वॉल, तो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी करेंगे तो मोमेंटम में चेंज कितना है 2mv cos थीटा और बटे डेल्टा टी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, जिसको अपन एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी बट दे शुड बी ऑफ सेम नेचर। देखो, एक्शन रिएक्शन जो पेयर है वो एक्ट्स करता है टू डिफरेंट बॉडी पे, बट दे शुड बी ऑफ सेम नेचर, लेकिन वो सेम नेचर के होने चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो F12 जो है ना वो किसके बराबर है, F21 के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होती है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, यदि किसी सिस्टम पे इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, यदि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस सिस्टम का है ना टोटल जो लीनियर मोमेंटम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 हो जाए तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 0, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। देखो यहाँ पे ये चीज़ अपन रिपीट कर, हाँ देखो एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकंड लॉ से एफ बोल रहा है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब किसी भी क्वांटिटी का डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 कब हो सकता है, जब ये पी क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। इसका जो एग्जांपल होता है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, इसका एग्जांपल है गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट अब सिस्टम। इसमें देखो अपन क्या मान के चलते हैं, इन गन बुलेट सिस्टम में क्या मान के चलते, द गन हैज़ मास कैपिटल एम एंड रिकॉइल विद वेलोसिटी वीजी। रिकॉइल मतलब पीछे की तरफ हटना। गन का मास कितना है, कैपिटल एम है, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, वीजी है। और देखो बुलेट के लिए क्या मान के चले हैं, बुलेट हैज़ मास स्मॉल एम एंड इज फायर्ड विद वेलोसिटी वीबी। बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम है और किस वेलोसिटी से फायर किया जाता है, वीबी से फायर किया जाता है। देखो इसके बाद में आगे अपन बात करें, देखो इससे आगे अपन बात करें, देखो फोर्सेस इन्वॉल्व, कौन कौन से फोर्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है रिकॉइल फोर्सेस। रिकॉइल फोर्सेस देखो कौन से होते हैं, रिकॉइल फोर्स से क्या होता है, जो मतलब पीछे की तरफ जो धक्का लगता है उसको बोलते हैं रिकॉइल। द फोर्स एक्सर्ट बाय द गन ऑन द शूटर ड्यू टू द बुलेट बीइंग फायर। जब बुलेट को फायर किया जाता है ना तो गन के द्वारा जो शूटर पे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिकॉइल फोर्स। इसके बाद में एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, देखो एक्शन एंड रिएक्शन ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑन द बुलेट, जो बुलेट पे फोर्स लगता है वो तो एक्शन फोर्स है, एंड द फोर्स ऑन द गन वो क्या कहता है, रिएक्शन फोर्स होता है। और ये क्या होते हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो इक्वल तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। देखो आपको यहाँ पे गन बुलेट सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट का मास एम है, बुलेट की वेलोसिटी यू बी है, और यहाँ पे एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है दोनों बराबर हैं। तो रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है बुलेट पे, गन पे सॉरी है ना, इसको ये वी जी वेलोसिटी से पीछे जाती है। गन का मास कैपिटल एम है, बुलेट का मास स्मॉल एम है। तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर करेंगे ना तो वेलोसिटी ऑफ गन कैसे निकाल लेंगे, देखो दोनों फोर्स को इक्वल कर लेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के एम इंटू वी गन बराबर एम इंटू यू बुलेट। अब फिर गन की वेलोसिटी निकालनी है रिकॉइल, तो एम का भाग लग जाएगा। अब देखो फोर्स ऑन गन या बुलेट है ना, यदि स्मॉल एन नंबर ऑफ बुलेट है ना पर सेकंड फायर की जाती है तो एन यू बी हो जाएगा। और आपको बोल दे कि कैपिटल एन नंबर ऑफ बुलेट फायर की जाती है डेल्टा टी समय में, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज हो जाएगा एन एम यू बी, और कितने समय के लिए, डेल्टा टी समय के लिए, तो ये फोर्स हो जाएगा।
डेल्टा पी बटे डेल्टा टी फोर्स ही तो होता है। देखो यहाँ पे आगे अपन बात करें, देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं स्मॉल एन बराबर डेल्टा कैपिटल एन बटे डेल्टा टी नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड। स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे डेल्टा टी नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड। देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम क्या हो, दोनों सेम हो। तो देखो गन की काइनेटिक एनर्जी और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो बुलेट का मास बटे गन के मास के रेशियो के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो p²/2m होता है। अब ये मास तो सेम ही है, सॉरी मोमेंटम तो सेम ही है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गन की तो ये नीचे आएगी और बुलेट की ऊपर आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन से ज़्यादा होता है। रॉकेट प्रॉब्लम की अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो ये आपको रॉकेट दिखाया गया है। देखो आपकी स्क्रीन पे एक रॉकेट आपको दिखाया गया है। देखो इस पे जो थ्रस्ट पूछ ले आपसे कितना होगा, देखो सबसे पहले इसका मास क्या है, स्मॉल एम है, और जो है ना इसमें जो फ्यूल जो है ना dme/dt से यहाँ पे ना इसमें बाहर निकल रहा है ना, और यहाँ पे और देखें, और इस पे जो थ्रस्ट लगता है ना, आपसे पूछ लें कि रॉकेट पे थ्रस्ट कितना लगता है, तो u dm/dt कर देंगे। u dm/dt, u क्या है, ये जो बाहर जो गैसें निकल रही है उसकी वेलोसिटी है। u जो है ना इजेक्टेड जो गैसें जिनका वेलोसिटी है। और आपसे पूछ ले t समय पे मास कितना है रॉकेट का, तो m0 तो इनिशियल मास है माइनस t समय दे देंगे वह 30 सेकेंड, और प्रति सेकंड कितना मास कंज्यूम हो रहा है dm/dt वो आपको दे देगा। तो t समय बाद में मास आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो रेट ऑफ बर्न ऑफ मासेज या रेट ऑफ बर्न ऑफ गैसेज, या रेट ऑफ जो गैस है किस रेट से इजेक्ट कर रही है इससे dme/dt, और ये इसका गैसों का वेलोसिटी हो जाएगा। जब इसका वेलोसिटी देखो इस जैसे जैसे इसका मास कम होगा ना तो वेलोसिटी v+dv बढ़ती जाएगी t+dt टाइम पे ना, ये सारा केस है। एक्सीलेशन पूछ ले आपसे, तो ये तो थ्रस्ट है, थ्रस्ट में m0 का भाग दे दोगे इनिशियल मास का, और तो आपका एक्सीलेशन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन को भी आप कंसिडर कर रहे हैं तो -g कर देंगे। जो एक्सीलेशन होगा कितना होगा, ये तो हो गया थ्रस्ट बटे इसका जो मास है कितना है m0 - dm/dt, ये आ जाएगा -g कर देंगे तो t टाइम पे इसका एक्सीलेशन आ जाएगा। और t टाइम पे मास रिमेनिंग मास कह सकते हैं ना, m0 इनिशियल मास है, dm/dt प्रति सेकंड कितना मास बाहर निकल रहा है उसको टाइम से गुणा कर देंगे तो t समय पे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं कनेक्टेड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में। कनेक्टेड जो बॉडी डायनेमिक्स है वो क्या कहती है, देखो ये जैसे मान लो बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में हो, तो है ना, जैसे पीछे वाली जो बॉडी इस पर एफ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले कि ए और बी के बीच की नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, बी और सी के बीच की नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, तो आप क्या निकालो, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, फ्रंट मास, जैसे मान लो ए और बी के बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो इसके आगे मास कौन सा है, ये और ये है, इनटू कॉमन एक्सीलेशन। कॉमन एक्सीलेशन कैसे निकालोगे, टोटल फोर्स कितना लगा रहे हो बटे टोटल मास कितना है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन बराबर फ्रंट मास इनटू कॉमन एक्सीलेशन। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर अपन इसको समझते हैं। देखिए अगर आपकी जो मासेज हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट के बजाय ना रस्सी से बंधे हों तो उस समय ना स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो टेंशन बराबर आ जाएगा, टेंशन बराबर बैक साइड मास। देखो जब भी अपन टेंशन निकालेंगे तो बैक साइड मास, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे तो फ्रंट मास इनटू कॉमन एक्सीलेशन। तो जैसे मान लो T1 की वैल्यू निकालनी है, T1 है T2 और इधर फोर्स लग रहा है, तो बैक साइड में ये और ये मास है, तो ये बैक साइड मास तो ये हो जाएंगे इनटू कॉमन एक्सीलेशन, कुल टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसे निकालेंगे। अब देखो आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें है ना सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कॉमन एक्सीलेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सीलेशन कैसे, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पे इधर 78 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 5 kg है, 8 kg है, 13 kg है, तो कॉमन एक्सीलेशन कितना लगेगा, टोटल मास
बटे टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो 78 न्यूटन है, नीचे मास कितना है 13 और 5 21, 13 और 8 21 और 5 26, 78/26, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन निकालें अपन, n1 की वैल्यू निकालें इसके और इसके बीच में, इसमें तो n1 बोल देते हैं, इसके बीच के n2 बोल देते हैं। n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रंट मास, तो 13 और 8 क्या हो जाएगा 21 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन 3, तो 63 हो जाएगा। सॉरी, फोर्स ऑन 13 kg, फोर्स ऑन नॉर्मल ऑन 13 kg, 13 जो kg है इस पे नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे इस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो देखो फ्रंट मास तो कितना है 13 और कॉमन एक्सीलरेशन कितना है फ्रंट मास इंटू, जैसे इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से फोर्स लगाएंगे तो फ्रंट मास यही आएगा, तो फ्रंट मास इंटू कॉमन एक्सीलरेशन कितना है 3, तो 13 3 39 आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले नॉर्मल ऑन 8 kg बाई 5 kg। देखो आपको बताना है कि 8 kg के द्वारा 5 kg पे कितना नॉर्मल लगाया जा रहा है। ये जो 8 kg है ना, 8 kg है, 8 kg, ये 5 kg पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो मतलब इन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो फ्रंट मास कितना है 8 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन कितना है 3, तो 24 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी, नॉर्मल ऑन 8 kg बाई 5 kg। हिस्ट्री का हमने से गलत लगा दिया ना। देखो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना है, पीछे से आपको इधर फोर्स दिख रहा है ना इनके भी। तो फ्रंट मास देखो 13 और 5 21 और कॉमन एक्सीलरेशन कितना है 3 है, तो 21 3 63 हो जाएगा, 63 न्यूटन। फ्रंट मास तो क्या हो जाएगा 13 और 8 21 और एक्सीलरेशन कितना है 3, तो 63 न्यूटन हो जाएगा। टेंशन निकालनी है आपको, T1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जैसे मान लो T1 की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइंड T1 एंड T2। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेट एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है अपॉन टोटल जो मास है उसके अपन नेट एक्सीलरेशन निकालते हैं। सबसे एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट पुलिंग फोर्स बटे नेट मास। तो देखो 60 न्यूटन का तो एक साइड में लग रहा है, इधर तो 60 न्यूटन लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, इधर तो 90 न्यूटन लग रहा है, सॉरी ना, इधर 60 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन बटे टोटल मास 5 और 3 8 7 15, तो 15 kg का भाग लग जाएगा। तो 90 माइनस 60 बटे 15 बता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, तो T1 की जो वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 90 माइनस T1 बराबर m इंटू ए। देखो इसकी इक्वेशन कैसे बना देंगे इसकी, देखो इधर कितना है 90, तो 90 ज़्यादा है और इधर माइनस T1, इधर T1 लग रहा है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे फ्री बॉडी, m इंटू ए, तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, अभी 2 आई है। तो देखो T1 की जो वैल्यू है, देखो 90 माइनस T1 बराबर 6, तो T1 बराबर 84 न्यूटन आ जाएगा। और देखो यहाँ पे अपन T1 माइनस T2 करेंगे तो वो इसके बाद में देखो T2 की जो वैल्यू होगी ना, T2 की वैल्यू होगी, देखो T1 माइनस T2 बराबर इस पे जो नेट फोर्स लगेगा T1 माइनस T2 बराबर 7 इंटू 2। देखो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर T1 ज़्यादा है T2 कम है क्योंकि 90 न्यूटन का इधर है। तो T1 माइनस T2 बराबर मास कितना है 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो T1 माइनस T2 का डिफरेंस कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। अब इसके बाद में देखो T1 की वैल्यू अपने पास आएगी, T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वो 14 के बराबर आना चाहिए। T1 की वैल्यू कितनी है 84 है, तो 84 माइनस 14, तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 70 कितना 70 न्यूटन, हाँ 70 न्यूटन आ जाएगी। T2 की वैल्यू आ जाएगी 70 न्यूटन। ऐसे ही अपन आराम से सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया ना, चलते हैं नेक्स्ट। लिफ्ट के सवाल पढ़ते हैं। लिफ्ट सवाल देखो, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड, जब लिफ्ट जो है ना ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रही है ना, तब जो नॉर्मल जो रिएक्शन है देखो वो ऊपर की तरफ लगेगी और इस पे जो है ना mg भी नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ a एक्सीलरेशन से जा रही तो सीडो फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। तो नेट जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी बराबर mg प्लस ma।
तो बरा एम कॉमन लेंगे तो जी प्लस ए एक्सीलेटिंग अप, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी एम जी प्लस ए। इसके बाद वहन लिफ्ट डी एक्सेलेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्सेलेट होगी तो एन बराबर जी माइनस ए, क्योंकि देखो जब नीचे की तरफ ए एक्सेलेशन से आएगी तो नॉर्मल जी नीचे की तरफ लगेगा एम जी, तो और नॉर्मल स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो एम जी माइनस ए हो जाएगा। देखो लिफ्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो एम जी के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है और वी इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट है। देखो पुली ब्लॉक सिस्टम फर्स्ट की अपन बात करते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम, यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस है पुली ब्लॉक सिस्टम पे जिनको अपन एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो पुली ब्लॉक सिस्टम फर्स्ट, इन पुली ब्लॉक सिस्टम वी हैव टू मासेज। पुली ब्लॉक जो सिस्टम होगा जिसमें हम कितने मास होंगे, हमारे पास 2 मास होंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या कह रहा है, M1 M2 आर कनेक्टेड बाई ए रोप ओवर ए पुली। M1 M2 जो है ना एक रोप के द्वारा कनेक्टेड होंगे एक पुली के ऊपर से। हियर ब्रेक डाउन ऑफ हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड द की कॉन्सेप्ट। देखो हियर ए ब्रेक डाउन ऑफ हाउ, हम इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे, ऐसे कह सकते हैं कि एक सिस्टम है ना किससे काम करता है और उसमें क्या क्या की कॉन्सेप्ट है ना। देखो अपन देखो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइन by the difference in the gravitational forces acting on the two masses divided by total mass of the system। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो एक्सीलरेशन का देखो पूरा अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम से भी अपन निकाल सकते हैं। देखो एक पुली ब्लॉक सिस्टम आपको दिखाया गया है, आपकी आंखों के सामने है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपन ये मान के चल रहे हैं M1 जो मास है ना वो M2 मास से क्या है ज़्यादा है, तो सिस्टम का जो एक्सीलरेशन होगा M1g माइनस M2g बटे M1 प्लस M2। सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा M1g माइनस M2g बटे M1 प्लस M2। और टेंशन कैसे निकालेंगे, द टेंशन इन द रोप कनेक्टिंग द टू मासेस कितनी होगी 2M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। तो जब 2 मासेस सिस्टम है, 2 मासेज है एक रोप से कनेक्टेड है, तो टेंशन कितनी होगी 2M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यदि दोनों मास सेम है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब मूव ही नहीं होगा वो ना। इफ़ M1 इक्वल्स टू 0 या M2 इक्वल्स टू 0, या तो M1 0 हो जाए या M2 0 हो जाए, तो एक्सीलरेशन जो होगा ना वो g के बराबर। अब देखो इफ़ M1 इक्वल्स टू 0 थिंक MR फॉर टेंशन। टेंशन के लिए अपन बात करें कि टेंशन कितना होगा, यदि M1 0 है तो भी टेंशन 0, M2 0 है तो भी टेंशन 0। देखो चेक ऑल्सो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन एंड टेंशन, एक्सीलरेशन और टेंशन की डायमेंशन भी अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखो इससे आगे अपन पढ़ते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम 2, दूसरे टाइप का पुली ब्लॉक सिस्टम आपके यहाँ पे दिखाया गया है। देखो इन दिस सिस्टम पुली ब्लॉक, इन दिस सिस्टम ऑफ पुली ब्लॉक वी हैव 2 मासेज M1 M2, 2 मास हमारे पास कनेक्टेड बाई ए रोप ओवर ए पुली विद 1 मास हैंगिंग, एक मास तो लटका हुआ है, एंड द अदर ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस, एक दूसरा जो है ना हॉरिजेंटल सरफेस पे है। अब देखो अब इसका जो है ना अपन एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। देखो जो लटका हुआ है ना, जो लटका हुआ है उसका M2g बटे M1 प्लस M2। एक्सीलरेशन क्या होगा, जब देखो एक मास तो यहाँ पे रखा हुआ है, एक लटका हुआ है, तो M2g बटे M1 प्लस M2, जो लटका हुआ है वो ऊपर आएगा ना। और रोप में टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इन द रोप कितना हो जाएगा, वहाँ पे 2M1 M2 था, यहाँ पे M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। देखो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। थिंक MR फॉर A एंड 10 टाइप की जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि देखो तीसरे टाइप की क्या प्रॉब्लम है, इंक्लाइंड प्लेन पुली ब्लॉक सिस्टम। जो आपका पुली ब्लॉक जो सिस्टम वो कैसा इंक्लाइंड है। अब देखो कैसे इंक्लाइंड है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है। देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो इंक्लाइंड पुली ब्लॉक जो सिस्टम है इसमें क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे इन दिस सिस्टम वी हैव 2 मासेज M1 एंड M2, इसमें 2 सिस्टम होंगे, 2 मासेज होंगे M1 एंड 2 कनेक्टेड बाय द रोप
जो एक रोप के द्वारा कनेक्टेड है ओवर ए पुली, एक पुली के द्वारा। मास m1 इज ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, जो मास m1 हो गया एक इंक्लाइंड प्लेन है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। देखो मास m1 है इज ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, तो मास m1 तो इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजेंटल के साथ। वाइल मास m2 इज हैंगिंग वर्टिकली, मास m2 जो ना वर्टिकली हैंग लटका हुआ है। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। m1 तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे है, m2 लटका हुआ है, तो इस पे फोर्स लगेगा m2g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पे मान लो इधर मोशन कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये बाहरी हो गया कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखो इसको कंपोनेंट में पे अपन डिजोल्व कर सकते हैं, ये T1 हो गया, ये सारी चीज़ें ना। यहाँ पे देखो नॉर्मल जो रिएक्शन ऐसे लगेगा एकदम हमेशा तल के लंबवत, और mg नीचे की तरफ। तो देखो इधर तो जो है ना mg ऐसे आएगा नीचे की तरफ है ना mg। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये नॉर्मल भी जो है ना थीटा एंगल से, तो इधर तो आ जाएगा m1g कोस थीटा और इधर आ जाएगा m1g साइन थीटा। ऐसे अपन निकाल लेंगे, ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी। अब देखो इसमें क्या प्रोसीजर होगा। देखो न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द इंक्लाइंड ऑफ m1 पे जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, m1g साइन थीटा ज़्यादा पावरफुल है और टेंशन कम पावरफुल है, इसलिए m1g साइन थीटा माइनस टी बराबर m1a। इसके लिए पहले के लिए गति की समीकरण ये बन गई। मास के लिए गति की समीकरण क्या बन जाएगी, t माइनस m2g, क्योंकि देखो टेंशन ज़्यादा है, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, तो मतलब t ज़्यादा है, m2g इसका मास के कारण भार कम है ऐसे कह सकते हैं। तो t माइनस m2g बराबर m2g, m2g नहीं है यहाँ पे, m2a है ये। तो एक्सेलेरेशन ऑफ मास m1 कितना आएगा, तो यहाँ से a बराबर m1g साइन थीटा, दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे ना, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा m1g साइन थीटा माइनस m2g बराबर बटे m1 प्लस m2, ऐसे आ जाएगा। और रोप में टेंशन कितना आएगा, टेंशन इन द रोप इज गिवन बाई, तो t बराबर m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा बटे m1 प्लस m2। टेंशन इन द रोप, तो t बराबर m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा बटे m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे थोड़ी सी आगे बात करें। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट वी हैव 3 masses m1 m2 and m3 कनेक्टेड बाई रोप एंड पुली। देखो एक और यहाँ पे अरेंजमेंट दे रखा है आपको, ये इस अरेंजमेंट की अपन बात कर रहे हैं। 3 मास हैं m1 m2 m2 और m3। 3 मास कौन कौन से हैं, m1 m2 और m3। हाँ जी, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। आपको देखो एक अरेंजमेंट दे रखा है, देखो एक अरेंजमेंट आपको इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट वी हैव 3 मासेज m1 m2 और m3। 3 मासेज हैं कनेक्टेड बाई ये रोप्स एंड पुली और छड़ के द्वारा लटके हुए हैं। देखो m1 इज ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, m1 तो है ना हॉरिजेंटल सरफेस पे है। m2 हैंग्स वर्टिकली ऑन द राइट साइड, m2 राइट साइड में लटका हुआ है। मास m3 हैंग्स वर्टिकली ऑन द लेफ्ट साइड, m3 लेफ्ट साइड में लटका हुआ है। देखो इस हिसाब से आपको सिस्टम दिखाया गया है। m1 तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, m3 लेफ्ट साइड में और m2 राइट साइड में लटका हुआ है। इधर टेंशन T1 है, इधर T2 है। इस पे नीचे की तरफ m3g भार के कारण बल लगेगा, इधर m2g लगेगा ना। यहाँ पे देखो और आगे क्या कह रहा है, देखो द सिस्टम विल मूव इन सच ए वे दैट द हैवियर ऑफ द हैंगिंग मासेज m2 और m3 विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। देखो आपको द सिस्टम है इस हिसाब से मूव कर रहा है कि द हैवियर ऑफ द हैंगिंग मासेस m2 और m3 जो है ना विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। वो क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे m2 जो है ना हैवियर है, तो एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा, इधर नीचे की तरफ होगा। अब तीनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अपन निकाल लेते हैं फॉर m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो m2 के लिए देखो ये m2 है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं m2g नीचे की तरफ है और T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, फिर भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो m2g ज़्यादा है। m2g माइनस T2 बराबर m2 है, पहले के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। m2g माइनस
T2 बराबर M2 ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार M3 के लिए देखो क्या बन जाएगा, M3 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी T1 ऊपर की तरफ, M3 नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब T1 ज़्यादा है, तो T1 माइनस M3G बराबर M3A। तो M3A बराबर आ जाएगा T1 माइनस M3G, T1 माइनस M3G। और देखो ऊपर वाला जो मास है, इधर इस पे T1 है, इधर टेंशन T2 है, इधर जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो मतलब T2 ज़्यादा है T1 से, तो T2 माइनस T1 बराबर M1A, ये इक्वेशन हो जाएगी। T2 माइनस T1 बराबर M1A ये हो जाएगी। अब इनको सोल्व करते हैं तो एक्सेलेरेशन, सोल्विंग ऑल द इक्वेशन, जब सभी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी M2 माइनस M1 इंटू जी बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। और टेंशन इन द रोप कनेक्टिंग M1 एंड M2, देखो जो M1 और M2 को कनेक्ट कर रही है उसमें टेंशन कितना आएगा M2G इंटू M1 प्लस 2M3 बटे M1 प्लस M2। देखो M2 T2 की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, सॉरी देखो ये T2 टेंशन अपन को निकालना है, तो M2G कुछ हिसाब से फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे आपको उसको फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आप है ना तीनों जो इक्वेशन आएगी उनको सोल्व करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। तो T2 बराबर M2G M1 प्लस 2M3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही T1 जो टेंशन है, द टेंशन इन द रोप कनेक्टिंग M1 एंड M3, तो इसमें टेंशन आएगा M3G M1 प्लस 2M2 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, छद्म बल बोलते हैं इसको ना। स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट क्या है? स्यूडो फोर्स ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस फोर्स, एन apparent force that arises when observing motion from नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो स्यूडो जो फोर्स है इसको किस नाम से भी जानते हैं? फिक्टिशियस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा है? एन एपरेंट फोर्स है, मतलब आभासी बल है। और ये अराइज कैसे होता है? दैट अराइजेज, जब ये अराइज होता है व्हेन ऑब्जर्विंग मोशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो जो स्यूडो फोर्स है या फिक्टिशियस जो फोर्स है, ये कब अराइज होता है? जब आप मोशन को ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। देखो इट इज यूज्ड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल फोर्स। देखो ये जो स्यूडो जो फोर्स है, इट इज़ यूज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल फोर्स। देखो जो स्यूडो जो फोर्स है इसको किस काम में लिया जाता है? इट इज़ यूज्ड, किस काम में आता है? टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इनको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अप्लाई करने के लिए स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लिया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल फोर्स। ये जो स्यूडो फोर्स है ये एडिशनल फोर्स है, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए अपन क्या करते हैं? नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्या कर देते हैं? वैलिड कर देते हैं। देखो यहाँ पे आगे अपन बात करते हैं यूज टू वैलिड लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम। देखो स्यूडो जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में काम आता है? यूज टू वैलिड लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए आप स्यूडो जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन काम में लेते हैं ना। तो स्यूडो जो फोर्स होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है -ma फ्रेम, मतलब आपका जो एक्सीलरेटेड जो फ्रेम है वो जिस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है उसके बराबर होता है स्यूडो फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड में अपोजिट होता है, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे यही बात यहाँ पे बोली है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली है? द स्यूडो फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। देखो स्यूडो जो फोर्स है एक्ट्स करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। जो स्यूडो जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट है ना। देखो एपरेंट वेट एंड वेट चेंजेज नहीं होगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? एपरेंट जो वेट है नॉर्मली एंड वेट चेंज है नहीं होगा। देखो एपरेंट वेट
एंड वेट चेंज नहीं होगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो, है ना। देखो ऐसे ही बात लिख दी, ऐसे ज़्यादा दिमाग लगने लगा। देखो पेंडुलम इन कार, आप कार के अंदर एक पेंडुलम जो है ना मूव कर रहा है, सूडो फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे। ये थीटा एंगल हो जाएगा यहाँ से। पेंडुलम जैसे मान लो इधर आगे की एक्सीलरेटेड मोशन में होगी कार, तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना ma लगेगा। और देखो इसको अपन बैलेंस कर ही लेते हैं, है ना, पूरे सारे ज्योमेट्री को यहाँ पे अपन समझ लेते हैं। देखो नीचे पीछे की तरफ ma सूडो फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, और यहाँ पे देखो ये थीटा है, तो देखो ये इसमें टेंशन t होगा, तो इधर आ जाएगा t। देखो इधर तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये तो जाएगा t कोस थीटा, और इधर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा t साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, t देखो यहाँ पे t साइन थीटा बराबर तो ma, t साइन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा ma, और t कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे कौन सा लग रहा है mg, t कोस थीटा बराबर हो जाएगा mg। अब टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो a/g आ जाएगा, और t की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे m बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ये इतनी आ जाएगी। देखो ये पूरा अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं अपना, ma0 सूडो फोर्स पीछे की तरफ और mg नीचे की तरफ, और यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे जो वायर जो है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी ये थीटा एंगल बन जाएगा, तो ये टेंशन t है, तो ये t कोस थीटा आ जाएगा, ये t साइन थीटा आ जाएगा। इसके आगे अपन बात करते हैं। देखो एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद वर्टिकल, तो टेन थीटा बराबर tan इनवर्स a0/g। अभी बताया था आपको पूरा कैसे आया था। टेंशन निकालनी होगी तो t बराबर ma स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ही हो जाएगा, ये भी आपको बता दिया। एक्सीलेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सो दैट ब्लॉक ओवर इट डज नॉट स्लिट, मतलब जो इंक्लाइंड जो प्लेन है उसका एक्सीलेशन कितना होना चाहिए ताकि इस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है वो स्लिप न करे ना। तो देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक है। देखो ये जो आपका जो वेज है ये ए एक्सीलेशन से इधर जा रहा है, देखो ए एक्सीलेशन से इधर जा रहा है, तो ये जो है ना इस पे ma जो है ना ये सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। देखो ये जो ब्लॉक है ये ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे mg नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा तल के लंबवत ही लगती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा थीटा, तो mg ये इधर है तो इधर बन जाएगा mg कोस थीटा, और इसका देखो दूसरा जो कंपोनेंट आ जाएगा ये तो mg कोस थीटा, और इसका जो दूसरा इधर वाला जो आ जाएगा mg साइन थीटा आ जाएगा ना, ये बात हो जाएगी। इसके अलावा देखो और बात करें तो नॉर्मल जो रिएक्शन है, देखो ये नॉर्मल ऐसे था, अब ये mg जो नीचे है और ये नॉर्मल का इधर का थीटा है, तो ये n कोस थीटा और इधर आ जाएगा n साइन थीटा। तो देखो n साइन थीटा तो ma को बैलेंस करेगा, mg किसको बैलेंस करेगा, n कोस थीटा को। तो देखो n बराबर mg कोस थीटा। यहाँ पे एक्सीलेशन की जो वैल्यू आएगी वो g tan थीटा आएगी। देखो ये काफ़ी फॉर्मूला है कि आपका जो इसका वेज का एक्सीलेशन कितना हो ताकि वो इस पर स्लाइड न करे, तो वो उसकी वैल्यू आती है a बराबर g tan थीटा। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ब्लॉक का मास प्लस वेज का मास इंटू जी tan थीटा। अब इतना फोर्स लगाएंगे ना, ये तो एक्सीलेशन आ गया, और F बराबर ma होता है, तो टोटल मास इंटू एक्सीलेशन। देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है एक्सीलेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन सो दैट ब्लॉक ओवर इट कैन फ्री फॉल। देखो ये जो ब्लॉक आपका यहाँ पे रखा हुआ है, इधर आपको एक्सीलेशन a देना है, तो जैसे इधर एक्सीलेशन a दोगे तो ये जो ना स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। अब देखो इधर एक्सीलेशन दोगे तो इस पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ ma लगेगा। अब देखो नॉर्मल जो रिएक्शन है, देखो नॉर्मल जो रिएक्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ mg और इधर इसका एंगल लेंगे तो mg कोस थीटा और इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो इसको स्लाइड करा के ला रहा है ना वो क्या है, mg साइन थीटा है, और इसके टर्म्स में अगर इसको कंपोनेंट में डिजोल्व करेंगे ma को, तो ma होगा इधर ma कोस थीटा इधर, और इधर आ जाएगा n प्लस ma साइन थीटा। अब देखो कुछ ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा, स्लाइड कर सके तो इसके लिए एक्सीलेशन की वैल्यू वहाँ पे, तो देखो स्लाइड न करे a बराबर g tan थीटा था, और स्लाइड करे इसकी कंडीशन है a बराबर g कोट थीटा। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी
ब्लॉक पे तो कैपिटल एम जी कोड थीटा, देखो किसका मास कितना है, देखो इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कैपिटल एम जी कोड थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, नॉर्मल जो रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की तरफ लगने वाले, तो एन बराबर एन प्लस एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे एम तो कॉमन ले लिया, जी कोस थीटा और माइनस ए साइन थीटा, ये इससे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। अब देखो इससे आगे अपन बात करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखो कंस्ट्रेंट जो रिलेशन होते हैं, जैसे आपको देखो यहाँ पे एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिखाया गया है। देखो यहाँ पे दो मास है, ये m1 है, ये m2 है, ये पुली है, इसमें तनाव T1 है, इसमें T2 है ना। अब देखो यहाँ पे इस पे जो मास लग रहा है m1g, इस पे m2g, ये m1 a1 एक्सेलेरेशन से आ रहा है, ये a2 एक्सेलेरेशन से जा रहा है, इसमें तनाव T1 है, इसमें T2 है। अब देखो सबसे पहले वेलोसिटी का जो कंस्ट्रेंट जो रिलेशन है वो क्या कहता है कि समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0। देखो वेलोसिटी का कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या कहता है, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो अपन लिखेंगे T1 V1 बराबर T2 V2। जैसे तनाव दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का जो कंस्ट्रेंट जो रिलेशन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो T1 A1 बराबर T2 A2, T1 A1 बराबर क्या हो जाएगा T2 A2। आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो कंस्टेंट रिलेशन T1 x1 बराबर T2 x2। देखो यहाँ पे आगे अपन बात करते हैं, देखो आगे अपन बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दे रखी है। कह रहा है कि द सिस्टम कंबाइंड एक्सेलेरेशन कैन बी फाउंड बाय एवरेजिंग द इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन। द सिस्टम की अगर आपको कंबाइंड एक्सेलेरेशन निकालनी है तो इंडिविजुअल जो एक्सेलेरेशन आई उसको आपको एवरेज करके आप कंबाइंड एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। और टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन की देखो 2m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए। कंबाइंड एक्सेलेरेशन में टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए। देखो यहाँ पे आ गया। देखो आपको जो है ना यहाँ पे एक स्लाइडिंग CD दिखाई गई है, जो आपको पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हो। देखो स्लाइडिंग जो CD है, थोड़ा सा ये पूरा तभी दिखेगा जब, अभी एक बार इसको पैक कर देते हैं, सॉरी। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से है, स्लाइडिंग CD है, जैसे ये एक दीवार के सहारे रखी हुई है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जिसके साथ एंगल बनता है ना, तो वो होता है V, क्या बोलते हैं, VB कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो VB साइन थीटा हो गया ना। और ये जो नीचे वाला जो कंपोनेंट आएगा, नीचे वाला जो कंपोनेंट आया है यहाँ पे देखो, ये जो कंपोनेंट आएगा, जैसे ये इधर VA वेलोसिटी से ये जैसे स्लाइड करके जाएगा, तो ये VA कोस थीटा आ जाएगा इधर इसके साथ, है ना। यहाँ पे थीटा एंगल है। अब देखो जब ये स्लाइड करेगा तो दोनों का जो वेग होगा वो इक्वल होगा, VA कोस थीटा बराबर VB साइन थीटा। तो यहाँ पे VA की जो वैल्यू हो जाएगी वो VB टेन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो स्लाइड की यहाँ से जो दूरी है ये x है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आपको दे रखा है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विल बी सेम। जो वेलोसिटी का जो ना लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जैसे इधर टेंशन T है, इधर T है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ जो सस्पेंशन है यहाँ पे टेंशन कितना होगा 2T। तो 2T इंटू A1 जो है ना, 2T इंटू A1 जो है किसके बराबर होगा, इधर जो टेंशन आएगा A2 इंटू T के बराबर। तो 2A1 बराबर हो जाएगा A2, 2T से T कैंसिल हो जाएगा, तो 2A1 बराबर किसके बराबर जाएगा, A2 के बराबर जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे देख चुके हैं आप, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है B, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो A है, और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं पुली है लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे जब इस पुली को ऐसे खींचते हैं तो ये जो है ना, ये VB वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अभी इस VB का है ना कंपोनेंट में डिजोल्व करें तो इधर तो आएगा VB साइन थीटा, इधर आएगा VB कोस थीटा। इसको अपन U के बराबर रखेंगे। तो ये जो आपकी जो ये U क्यों बोला है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये U वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो U बराबर हो जाएगा VB कोस थीटा। U बराबर क्या हो जाएगा, VB कोस थीटा
तो वी बी बराबर कितना, ये जो ब्लॉक यू से जा रहा है तो ये कितने से जाएगा, तो वी बी बराबर यू बटे कोस थीटा, ऐसे आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। देखो जैसे मान लो ये ब्लॉक जो है ना स्लाइड कर रहा है, तो जी साइन थीटा जो एक्सीलेशन से है वो क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। अपन इसको कंपोनेंट में डिजोल्व करके भी देख सकते हैं आसानी से। देखो नीचे आप देख सकते हैं जी साइन थीटा नीचे आएगा। अब इसका जो ना एक्सीलेशन का वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, देखो ये जी साइन, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके जी साइन थीटा, इधर जो आएगा ना तो ए साइन थीटा आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, इधर आएगा ए कोस थीटा, और ए की वैल्यू आपको कितना पता है, जी साइन थीटा पता है। तो इस हिसाब से अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे कोटेशन के साथ अपन क्लास को एंड करते हैं। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हें सारी दुनिया के सामने झुका देगी। तो काफ़ी खूबसूरत कोटेशन है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।